सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज का हमारा पाठ है लोकतांत्रिक अधिकार। जो पाठ है ये ना सिर्फ 9th क्लास के लिए बल्कि ये हर एक मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पाठ के द्वारा हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि जो और देशों में अलग तरह की शासन व्यवस्था है, क्या वहाँ पे भी ऐसे अधिकार होते हैं। आगे चलते हैं इस पाठ में। इस पाठ में बेटा हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा और लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्र सरकार होती है वहाँ पे हमारे क्या अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है, अर्थात वो मांग कर सकता है जहाँ वो जो अपनी सुविधाएं चाहिए अपनी सरकार से। यहाँ पे अभी आपकी ये समझ में थोड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं आपको आपकी कक्षा का एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे कि आपकी कक्षा अध्यापिका जब बाहर जाती है तो किसी बच्चे को मॉनिटर बना के खड़ा करके जाती है और उसको ये अधिकार दे के जाती है कि मैम के पीछे से कोई बच्चा शरारत करता है तो वो उसका नाम नोट कर ले। तो उस समय पर उसके पास ये अधिकार होता है कि कोई बच्चा कक्षा में सही ढंग से नहीं बैठता है तो वो उसका नाम नोट करके या तो उसको डांट के बिठा भी सकता है या फिर टीचर्स को उसका नाम दे देगा। तो उसके पास यहाँ पे ये एक शक्ति है, ये एक अधिकार है। और बेटा अधिकार तभी संभव है जब वो दूसरे के किसी व्यक्ति के उसमें हानिकारक, दूसरे के अधिकार को हानि ना पहुंचाए। जैसे यहीं पे हम उस कक्षा का ही उदाहरण देती हूँ। अगर वो मॉनिटर खुद शोर कर रहा है और तो वो उस समय पर और बच्चों को कैसे चुप कराएगा। तो यहाँ पे पहले उसको खुद अनुशासन में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दूसरों से उपेक्षा कर सकता है कि अनुशासन में रहे। दूसरा हमारा पॉइंट है अधिकारों के बिना जीवन। इससे पहले हम एक बार शासन व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। 3 तरह की मुख्य रूप से शासन व्यवस्था होती है। राजतंत्र में क्या होता है बेटा कि जो राजा होता है उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनता है और फिर उसका पोता राजा बनता है। इस तरह ये पारिवारिक ही जो एक परिवार ही राजगद्दी को संभालता है और यहाँ पर भी जो सारी शक्ति होती है वो एक व्यक्ति के पास ही होती है, राजा के पास। जो दूसरी व्यवस्था है शासन की वो है सैन्यतंत्र या तानाशाही। इसमें भी क्या होता है, जो सारी शक्ति होती है वो सेना के हाथों में होती है। या तो यहाँ पे जो सेना का मुखिया होता है वो उसके अनुसार सेना उसके आदेश का पालन करती है या फिर जो भी तानाशाह होता है उसके अंडर में सेना होती है और सेना उसके दिए हुए आदेशों का पालन करती है। तो यहाँ पर भी मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, एक व्यक्ति ही के अनुसार ही सारे देश के जो भी नियम वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का शासन, ये तो आपको अच्छे से पता ही है अब कि जो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। पहला वो देखते हम जो कि गुआंतानामो बे का जेल। इसमें क्या हुआ था बेटा कि इसमें जो अमेरिका की फ़ौज थी उसने न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उसमें उन्होंने 600 व्यक्तियों पे शक हुआ उन वहाँ की सेना को और उनको पकड़ के इस जेल में डाल दिया।
अभी उनके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ शक के आधार पर ही उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। तो वैसे तो जो अमेरिका देश है वो मानवाधिकार की बहुत ज़्यादा दुहाई देता है और दूसरे देशों पर सैन्य कार्रवाई भी करता है, पर क्या यहाँ पर वो खुद सही है? उन्होंने हालांकि उनके देश का काफ़ी नुकसान हुआ था, आतंकी हमला पहली बार हुआ था वहाँ पे इतने बड़े स्तर पर क्या वो इस समय पर अपने आप सही हैं कि वो सिर्फ शक के आधार पर चुपचाप उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया? यहाँ 600 व्यक्तियों के जो ये 600 व्यक्ति थे ये किसी एक देश से नहीं थे, अलग अलग देशों से थे और यहाँ पे इनके घर वालों को पता भी नहीं कि ये कहाँ पे चले गए। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और पर वहाँ पर भी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की भी बात नहीं मानी। हालांकि बाद में उसने नरमी बरती इस मामले में, पर उस समय पर वो अपनी बात पे अड़ा रहा। तो क्या यहाँ पे जो अमेरिका का रवैया है वो सही है? एक लोकतंत्र देश को ऐसा रवैया मतलब सही लगता है उसके लिए? क्या एक लोकतांत्रिक देश को ऐसा करना चाहिए? अमेरिका के इस रवैये के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के जेल में जो 600 व्यक्ति कैद थे उनकी एक तरह से खुफिया तरीके से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की और दुनिया के सामने इस बात को रखा कि उन व्यक्तियों के साथ जो अमेरिका के कानून हैं उनके अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कैद में बंद उन 600 व्यक्तियों ने जब भूख हड़ताल करने की कोशिश की तो उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया, यहाँ तक कि उनके नाकों में से खाना डाला गया उनके अंदर ताकि वो जीवित रह सके। ये सब जानकारी बाहर आने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसकी जांच करवाई अपने स्तर पर और उसमें भी ये पुष्टि हुई कि हाँ, जो ये मानवाधिकार संस्था की जो भी रिपोर्ट है ये सत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव थे उन्होंने कहा, एक तरह से अपील की कि जो गुआंतानामो बे जेल है इसको बंद कर देना चाहिए, पर अमेरिका ने इन अपीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो गुआंतानामो जेल का उदाहरण उसमें हमने देखा कि वहाँ पर तो एक देश की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार ही दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका उल्लंघन कर रही है। अब हम सऊदी अरब के जो देश है उसमें देखते हैं कि वहाँ के व्यक्तियों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। पहली बात तो बेटा यहाँ पे जो एक वंश का ही शासन चलता है और वो एक ही व्यक्ति राजा या शाह होता है और उसको बदलने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता है। जो शाह है होता है मतलब जो यहाँ के राजा को शाह कहा जाता है, वो ही विधायिका कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करता है। जैसे लोकतंत्र में लोग चुनाव करते हैं, वहाँ पे लोग चुनाव नहीं करते हैं, जो वहाँ का शासक है वो ही चुनाव करता है। और यहाँ तक कि जो जज होते हैं न्यायपालिका में, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी वो ही वहाँ का शासक करता है। और जो वहाँ के जजों के फैसले होते हैं, न्यायाधीशों के फैसले होते हैं, उनको भी वो पलट सकता है। जब जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो व्यक्ति करता है और वो उनके पद से हटा भी सकता है, तो क्या स्वतंत्र रूप से वो न्यायाधीश उसके खिलाफ किसी भी केस में फैसला दे पाएंगे? इसका उत्तर तुम कमेंट्स में दो कि क्या दे सकते हैं उसके खिलाफ फैसला या नहीं दे सकते हैं। सऊदी अरब में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है वहाँ पे, और यहाँ तक कि जो मीडिया होती है, जो खबरें हम सुनते हैं, उसमें भी शाह के खिलाफ कोई भी खबर नहीं आ सकती।
अगर ऐसी कोई खबर छपती है तो जो भी छापने वाला होता है उस पे मतलब उसको सजा दे दी जाती है सीधी मृत्यु की, उसको गोली मार दी जाती है सरेआम। फिर बेटा कोई धार्मिक आज़ादी भी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म ही मान्य है। और जो दूसरे धर्मों के व्यक्ति है वो खुले सार्वजनिक रूप से अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको करना है तो अपने घरों के अंदर ही करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की पूजा पाठ करता है इस्लाम धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के व्यक्ति, तो उसको भी वहाँ के जो राजा है उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन माना जाएगा और उसको भी वहाँ सरेआम गोली मार दी जाएगी। सऊदी अरब में औरतों की स्थिति बहुत अधिक बदतर है। वहाँ पे औरतों को मतलब जैसे एक लोकतंत्र देश में तो औरत को पुरुष के समान माना जाता है और वो सारे अधिकार उसको दिए जाते हैं, जबकि वहाँ पे औरत को पुरुष के समान नहीं माना जाता, उससे कम माना जाता है। और वो बुर्के में ही उनको घर से बाहर निकलना है तो बुर्का पहनकर ही निकलेंगी, नहीं तो वो नहीं निकल सकती है। वो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, वो वोट नहीं डाल सकती हैं। वोट तो खैर अभी वहाँ पे जेंट्स भी नहीं डाल सकते। वो स्वतंत्र रूप से कॉलेज और विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है। और भी बहुत सारी पाबंदियां हैं उन पे। वो अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। कपड़े क्या, उनको तो बुर्का ही पहन के बाहर निकलना होता है। यहाँ पर आप एक बार सोच के देखो, आप ऐसे देश में रह रहे हो तो आपको वहाँ पे कैसा लगेगा। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था इसलिए यहाँ पे ऐसी स्थिति है। तो जो अगला हम कोसोवो में जातीय नरसंहार, जो कोसोवो देश है वो एक लोकतंत्र ही देश है। जो कोसोवो है बेटा ये पहले युगोस्लाविया का ही एक प्रांत होता था। अब बाद में ये एक देश बना है, पहले ये वहाँ पे एक प्रांत था। देखो बेटा मानचित्र में यहाँ पे भारत है और यहाँ पे यूरोप का ये एक देश होता था युगोस्लाविया। देखो ये पूरे युगोस्लाविया देश का मानचित्र है और इसमें कोसोवो ये एक प्रांत है और यहीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाद में ये अलग हो गया है। यहाँ पे क्या था बेटा, जो इस पूरे युगोस्लाविया में एक जो सर्ब नाम की जाति के लोग थे वो यहाँ पे बहुसंख्यक में थे, पर यहाँ पे कोसोवो में अल्बनाई जो जाति के लोग थे ये बहुसंख्या में थे। तो पूरे देश में जो सर्ब थे वो बहुसंख्या में थे और इस प्रांत में जो कोसोवो जो प्रांत था इसमें अल्बानियाई जो लोग थे वो बहुसंख्यक में थे। पर यहाँ पे जब पूरे देश की सरकार बनी तो वो सर्ब लोगों की बनी। यहाँ पे जो जीत हासिल की वो राष्ट्रभक्त था और वो एक कट्टर सर्ब था। तो उसने क्या घोषणा की कि या तो जो अल्बानियाई लोग हैं वो जो सर्ब लोग हैं उनकी ये माने कि वो सर्वोच्च हैं या फिर देश छोड़कर चले जाए। क्या अपने देश के अंदर ही किसी दूसरी जाति के लोगों का प्रभुत्व मानना क्या लोकतंत्र की निशानी है? आप यहाँ पे खुद अपने आप को रख के देखो कि अगर आपको किसी अन्य जाति का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़े तो क्या आप उस देश में लोकतंत्र कहोगे? आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे या नहीं उठाओगे? ये कमेंट्स में बताओ मुझे एक बार। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है बेटा उसमें एक औरत की कहानी बताई गई है कि वो अपने घर में बैठी हुई थी। अपने वो खुद 74 वर्ष की होती है और उसका पति 77 वर्ष का होता है। तो वो अपने घर में बैठी हुई थी तो वो बाहर आवाज़ें सुनती है विस्फोटों की, पर उसको ये नहीं था कि ये मतलब इसका असर कुछ हम पर भी पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद ही जो सर्ब लोगों की फ़ौज होती है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और
कहती है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, और उसके पति को मार देती है, गोलियां उसके अंदर दाग देती है। और उसको कहते हैं, जो बतीसा नाम की औरत है, कि तुम या तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। तो वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसके घर में आग लगा दी जाती है। वो बाहर खड़ी हुई है बारिश में और सोच रही है कि जो थोड़ी देर पहले उसके पास उसका घर भी था, उसका पति भी था, पर अब उसके पास ना तो उसका पति है ना उसका घर है, और जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उसके अलावा उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं है। वो कैसे अपने देश के अंदर ही ऐसी दुर्दशा का सामना कर रही है। तो क्या ये देश लोकतंत्र कहा जा सकता है? देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है बेटा, कि जो सत्ता में आया है मोल सेविक, वो है तो क्या लोकतंत्र में चुन के आया है वो लोगों द्वारा, पर क्या वास्तव में वो लोकतांत्रिक जो देश जो लोकतांत्रिक देश होता है वैसे ही वो वहाँ पे जो कानून बनाए हैं उसने, या फिर कानूनों का पालन वहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगला हमारा पॉइंट है, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर बेटा, जो अभी हमने उस बितासा की कहानी जो हमने देखी उसमें ही छुपा हुआ है, कि अगर लोकतंत्र में अधिकार होंगे तो जो बहुसंख्यक में व्यक्ति हैं वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएंगे। एक तरह से जो अधिकार हैं वो बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है वो किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन ना करे और बहुसंख्यकों की मनमानी ना हो। क्योंकि अगर उनके पास अधिकार होंगे, अधिकार वहीं सक्सेसफुल होते हैं, वहीं पर सफल होते हैं जहाँ पे उनको दिलाने के लिए कोई संवैधानिक निकाय हो। इसलिए लोकतांत्रिक देश में कुछ जो संवैधानिक निकाय है उनको सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारत में संविधान को हमेशा सरकार से ऊंचा दर्जा दिया गया है, और अगर जो सरकार है वो संविधान में जो कानून है उनका उल्लंघन करती है तो उसकी रक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कोई सरकार ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर देता है। और ज़्यादातर देशों में बेटा जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, ये व्यवस्था की गई है कि जो संविधान है उसमें उनका लिखित विवरण होता है, ताकि सरकार अपने मनमानी ना चला पाए और लोगों के अधिकारों का हनन ना कर सके। अगला जो पॉइंट है वो भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें जो मौलिक अधिकार है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मौलिक अधिकारों को बेटा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है बेटा तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।